student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter chromosome and DNA. Let's start. कभी आपने देखा है कि जो किटन्स होते हैं वो कैट से कितना रिजेंबल करते हैं? क्या आप उन्हें देख के पहचान सकते हो कि ये बिल्ली के बच्चे हैं? एंड इवन यू लुक लाइक योर पेरेंट. तो इसके रीजंस क्या है? इसकी रीजन है क्रोमोसोम एंड डीएनए. क्रोमैटिन वो थ्रेड लाइक पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इनके पास आपका तमाम जेनेटिक मटेरियल होता है. एंड बाय जेनेटिक मटेरियल आई मीन कि आपके कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, इवन आपको फ्यूचर में होने वाले जितने भी डिजीजेस होंगे वो तमाम आपको क्रोमैटिन में मौजूद होंगे. जब सेल डिवीजन के करीब आता है तो वो क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं टू फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम्स. अब ये तो क्रोमोसोम थे, ये कब नजर आए? मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम बेसिकली सेल डिवीजन के टाइम पे नजर आते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारा क्रोमैटिन कंडेंस होता है. तो जो बेसिकली 1882 के अंदर जर्मन एम्ब्रोलॉजिस्ट ने रैपिडली डिवाइडिंग सैलेमेंडर को देखा तो उसने उसके अंदर कुछ बॉडीज को ऑब्जर्व किया और उन बॉडीज को उसने क्रोमोसोम मीनिंग कलर बॉडीज का नेम दे दिया. अब ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है इसको आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना है क्योंकि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही उसका फंक्शन और उसका जो मीनिंग होता है वो हिडन होता है. तो अगर मैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको इसके सेंटर में एक फुरोन नजर आ रहा होगा, एक इस तरह से कर्व नजर आ रहा होगा. इस रीजन को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. सेंट्रोमियर वो रीजन होता है जहां पर सेल डिवीजन के अंदर काइनेटोकोर आकर अटैच होते हैं. फिर उसके बाद इसके पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है और उसके साथ हमारे पास जंक डीएनए होता है जिसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं. और फिर इसके टर्मिनल पे कुछ टीलोमेरेजेस होते हैं. आपने याद रखना है कि हम लोगों का जो एजिंग का प्रोसेस होता है वो टीलोमेरेजेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है. जैसे जैसे सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो आपकी एज गुजरती जाती है तो उन सेल्स के अंदर जो टीलोमेरेजेस का हिस्सा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है. और जैसे जैसे टीलोमेरेजेस का हिस्सा कम होना शुरू हो जाएगा आपके सेल्स बूढ़े होना शुरू हो जाएंगे. इट मीन्स कि आपकी एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं कि ये क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कैसे बनते हैं. अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए का सिंगल स्पून में इतना डीएनए होता है कि आप यहाँ से चांद पे जाएं और चांद के गिर एक चक्कर लगाकर वापस अर्थ पे आ जाएं. इट मीन्स कि हमारे पास एक एवरेज न्यूक्लियस के अंदर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए होता है. लेकिन वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए हमें क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि वो अपने आप को इतना ज़्यादा कंडेंस कर लेता है कि वो एक माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है. उसके कंडेंसेशन का प्रोसेस बेसिकली जो होता है वो 4 फेजेस पे डिवाइडेड होता है और उनमें जो होता है वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग हेरिडिटी फैक्टर्स कहते हैं. हेरिडिटी फैक्टर्स सबसे पहले जॉर्ज मेंडल ने डिस्कवर किए थे. अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जब जॉर्ज मेंडल ने हमारे क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल को स्टडी किया था तो उस टाइम पे हमारे पास ना माइक्रोस्कोप थी ना ही हम लोगों को क्रोमोसोम या डीएनए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी. बल्कि उसने जो था वो कुछ पेरेंट्स के बिहेवियर जो कि चिल्ड्रन में आ रहे थे उनकी बेसिस पे उसने पी प्लांट को स्टडी किया था और उसकी बेसिस पे उसने 1965 के अंदर उनके एग्जिस्टेंस को स्टडी किया, शो किया. एंड देन जब साइंटिस्ट ने लेटर ऑन न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को स्टडी किया एंड देन क्रोमोसोम के ऊपर स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो उस टाइम पर दे केम टू नो कि जो मेंडल के हेरिडिटी फैक्टर्स हैं वो असल में क्रोमोसोम के बिहेवियर से पैरेलल हैं. अब हम देखते हैं कि मेंडल का वर्क किस टाइम पे कितनी रिकग्नाइजेशन उसने हासिल की इस टाइमलाइन के अंदर. अगर आप टाइमलाइन में देखो तो सबसे पहले 1965 के अंदर जॉर्ज मेंडल ने हेरिडिटी फैक्टर्स को प्रपोज किया था और वो हेरिडिटी फैक्टर्स जो थे वो आपके पेरेंट्स से चिल्ड्रन में इनहेरिट होते थे. फिर 1882 के अंदर एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किए थे क्रोमोसोम और फिर 1900 में कार्ल कॉरेंस ने रिलेशनशिप बताया था कि जो जॉर्ज मेंडल के हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं उनका और क्रोमोसोम का आपस में क्या रिलेशन है. और फाइनली 1902 के अंदर वॉल्टर एंड थियोडोर ने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया था कि जॉर्ज मेंडल ने जो आपके हेरिडिटी बिहेवियर्स का, हेरिडिटी पैटर्न का जो फिनोमेना या प्रिंसिपल पता है वो तमाम प्रिंसिपल्स आपके क्रोमोसोम का बिहेवियर शो करता है. और फिर फाइनली 1910 के अंदर टी.एच. मॉर्गन ने रिलेशनशिप शो किया था जीन लिंकेज और क्रोमोसोम का. अब उसके बाद ये क्रोमोसोम कैसे डिस्कवर हुआ और हमें कैसे पता चला कि क्रोमोसोम आर द वन जो कि आपके मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कैरी ऑन करते हैं. क्योंकि जब उस टाइम पे साइंटिस्ट सेल को स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम पे क्रोमोसोम्स भी थे, डीएनए भी था, प्रोटीन्स भी थे, सेल मेम्ब्रेन भी थी. तो ऐसा क्या था कि शायद साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चंस भी आए थे कि क्रोमोसोम के बजाय शायद प्रोटीन आर द वन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक बिहेवियर.
तो इन थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उनमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया 1928 के अंदर। उसने क्या किया, उसने दो बैक्टीरिया को लिया, एक एस टाइप बैक्टीरिया और दूसरा आर टाइप बैक्टीरिया, और ये दोनों जो थे ये बेसिकली टाइप्स थी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की, जो कि न्यूमोनिया डिजीज कॉज करते थे। उसने क्या किया कि उसने एस टाइप बैक्टीरिया को बेसिकली जो है वो डेड किया, हीट किल किया और उसको रैट के अंदर डाला और रैट जिंदा रहा। और फिर उसने क्या किया कि एस टाइप डेड बैक्टीरिया को लिविंग आर बैक्टीरिया के जरिए जो है वो डाला रैट के अंदर, तो रैट मर गया। हालांकि जो डिजीज कॉजिंग एस टाइप बैक्टीरिया था वो तो हीट किल था, लेकिन ही वॉज कंफ्यूज कि ऐसा क्या हुआ कि एस किल बैक्टीरिया के अंदर से कुछ मटीरियल ने कन्वर्ट कर दिया आर टाइप को इनटू डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। उसके बेसिस पे उसने एक प्रिंसिपल सामने लाया दुनिया के सामने, जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि इस डेड बैक्टीरिया जिसे हम डिजीज कॉजिंग कह रहे थे और लिविंग नॉन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के दरमियान किसी किस्म का कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है जिसने लिविंग नॉन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर दिया इनटू डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। इस कैटेगरी या इस प्रोपोजिशन को फर्दर एक्सपेरिमेंट किया हर्शे एंड चेज ने, क्योंकि हर्शे एंड चेज ने 1952 के अंदर इस चीज़ को देखा कि जब हम डीएनए को स्टडी करते हैं या न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं तो हमारे पास डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1952 के अंदर उन्होंने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया बाय यूजिंग द बैक्टीरियोफेज कि हमारे पास जो चीज़ ट्रांसफर होती है वो प्रोटीन्स होती हैं या डीएनए होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दे एबल टू प्रूव कि हमारे पास बेसिकली डीएनए इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर। फिर उसके बाद जब हमने एक साइंटिस्ट जो थे 1869 के अंदर स्विस फिजिशियन जिसका नाम था माइजर ने जो था वो न्यूक्लियस को स्टडी किया और उसने देखा कि जो न्यूक्लियस है वो एसिडिक इन नेचर है। सो दैट्स व्हाई जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था उसको उसने न्यूक्लियन का नाम दिया। अब अगर न्यूक्लियस को देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है। और फिर उसी तरह अगर आरएनए की बात करूँ तो आरएनए भी जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर क्रिएट होता है। अब अगर हम देखें तो डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द डीएनए। इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड थायमिन शामिल है। फिर उसके बाद इन साइटोसिन और डिफरेंट साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट एविडेंस को यूज करते हुए वॉटसन एंड क्रिक ने 1945 के अंदर अपना एक मॉडल प्रपोज किया जिसको उन्होंने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहा। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो डीएनए होता है उसके अंदर एक बेस से दूसरे पेयर के दरमियान 0.34 न्यूटन मीटर का डिस्टेंस होता है और हमारे पास जो बेसिस होते हैं उसमें जितना प्यूरीन होगा वो इक्वल होगा पिरिमिडीन के। इट मीन्स कि एडेनिन हमेशा थायमिन के सामने आएगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के सामने आएगा। इन न्यूक्लियोटाइड्स के अलावा जो होता है वो हमारे पास शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है। अगर आप इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखो तो ये जो आपको बेस नजर आएगी ये शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होती है, इस बेस के साथ हमारे एक तरफ जो होता है वो शुगर अटैच होती है और दूसरी तरफ फॉस्फोरस अटैच होती है। तो ये फॉस्फोरस और शुगर मिल के हमारे पास जो होता है वो स्टेयरकेस की रेलिंग बनाती हैं, जबकि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये मिलकर स्टेयरकेस बनाते हैं और ये स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड के पैरेलल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे हाथों की तरफ देखो तो अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तो दूसरा इसके टोटली ऑपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और इस वजह से इनके दरमियान एफिनिटी होती है और ये अपनी जगह पर स्टैंड रहते हैं। तो जब डीएनए ने वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल जो था वो प्रेजेंट हुआ तो उसके बाद साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि ये डीएनए जब सेल डिवाइड होता है तो कैसे रेप्लिकेट करता है, क्योंकि हर सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि उसको पेरेंट सेल से इनहेरिट होता है और जो इनहेरिटेड मटेरियल होता है इट मीन्स कि जो पेरेंट सेल होता है वो अपने पास अपनी पुरानी कॉपी और एक नई कॉपी क्रिएट करता है जो कि डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। उस रेप्लिकेशन में साइंटिस्ट ने 3 मॉडल जो थे वो प्रेजेंट किए। उनमें एक जो था हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और तीसरा डिस्टर्बिव मॉडल था। इन मॉडल्स को जो था वो उसकी वजह से साइंटिस्ट जो थे वो उसको प्रूव करना चाह रहे थे। तो देन मेल्सन एंड स्टार्स ने जो था वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इस बात को साबित किया कि डीएनए बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करता है। इट मीन्स कि उसका एक स्ट्रैंड जो होता है वो ओल्ड होता है और एक जो होता है उसके अंदर न्यू स्ट्रैंड होता है। देन फिर उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के, जिसके अंदर जो आपका डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होता है इनटू द होल प्रोसेस और ये डीएनए के रेप्लिकेशन जो होते हैं वो ऑल और नन इफेक्ट होते हैं, यानी कि जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो बीच में रुकेगा नहीं जब तक पूरा कंटिन्यू नहीं हो जाता। डीएनए का प्रोसेस एज आई टोल्ड यू कि कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन साइंटिस्ट अपनी ईज के लिए इसको 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं। इनिशिएशन,
जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनलोगेशन जिसमें वो प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होता है, और टर्मिनेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए का मॉडल जो होता है वो कंप्लीट होता है, और उसके बाद जो होता है वो डीएनए आपके पास पूरा फुल हो जाता है। साइंटिस्ट अपने ईज के लिए डीएनए के मॉडल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इनिशिएशन फेज, जिसके अंदर डीएनए जो है वो उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। दूसरा होता है हमारे पास इलॉगेशन, और तीसरा हमारे पास होती है टर्मिनेशन फेज, जिसके अंदर हमारा डीएनए कंप्लीट होता है और उसके बाद क्रिएट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो थे एक फिजिशियन थे जिसका नाम था आर्चिबाल्ड गैरेट। आर्चिबाल्ड गैरेट जो थे उनको जो था वो ह्यूमन स्टडीज, डिजीज स्टडीज करते थे, एंड देन ही केम टू नो कि कुछ डिजीजेस कुछ फैमिलीज के अंदर ज़्यादा होती हैं और कुछ डिजीजेस कुछ फैमिलीज में कम होती हैं। उन्होंने एक पर्टिकुलर डिजीज जिसको हम लोग एल्केप्टिन्यूरिया कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया, एंड देन उन्होंने जो अपने फ्रेंड के साथ जब अपनी इस एविडेंस को और अपनी इस प्रूफ को, ऑब्जर्वेशन को शेयर किया, तो उनके जो फ्रेंड थे वो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करे थे, और उनका नाम था विलियम बेटसन। तो विलियम बेटसन की हेल्प से उन्होंने जो था वो कंक्लूड किया 1902 के अंदर को कि कुछ डिजीजेस मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करती हैं। उन डिजीजेस के अंदर जो पहला डिजीज इन्होंने शो किया था वो एल्केप्टिन्यूरिया था। एल्केप्टिन्यूरिया बेसिकली वो डिजीज होता है जिसमें जो पेशेंट का यूरिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्लैक, और फिर जो हमारे पास इट मीन्स कि उनके जो पेशेंट का यूरिन होता है उसके अंदर हमारे पास जो होता है वो होमोजेनिस्टिक एसिड होता है, और वो होमोजेनिस्टिक एसिड जो होता है वो जब एयर के साथ कांटेक्ट करता है तो रिएक्ट करता है, और रिएक्शन की वजह से जो पेशेंट का नॉर्मल यूरिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम येलो टू ब्लैक। और ये वाहिद साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज़ को साबित किया था कि हमारे पास कुछ ऐसे जेनेटिक डिजीजेस भी होते हैं जो कि मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जो होता है पैटर्न को फॉलो करते हैं। फिर 1941 के अंदर एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। दो जेनेटिस्ट ने, एक का नाम था जॉर्ज बीडल और दूसरे का नाम था एडवर्ड टैटम। उन्होंने न्यूरोस्पोरा के ऊपर सर्टेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके अंदर म्यूटेशन कॉज की, और म्यूटेशन की वजह से उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि न्यूरोस्पोरा के जो स्पोर्स थे वो बैक्टीरिया कुछ सर्टेन रीजन्स पे, कुछ सर्टेन चीज़ों पे ग्रो नहीं कर रहे थे, विच शोज द म्यूटेशन इन दैम। और ये म्यूटेशन जो थी ये इन दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खुद कॉज की थी। तो उस बेसिस पे उन लोगों ने जो था कंक्लूड किया था कि हमारे पास कुछ ऐसी जीन्स होते हैं जो कि सर्टेन एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, और वो एंजाइम्स अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी एक खास मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, और वो जो है वो नॉर्मल फंक्शन कैरी आउट नहीं कर सकती। तो इस बेसिस पे उन लोगों ने वन जीन वन एंजाइम के जो था वो हाइपोथेसिस वो प्रेजेंट की। लेकिन साइंटिस्ट ने जब लेटर ऑन स्टडी किया तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि समटाइम्स एक एंजाइम एक से ज़्यादा जीन से क्रिएट हुए होते हैं। सो दैट्स वाई उन्होंने फिर इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया इनटू वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस में। फिर 1953 के अंदर इंग्लिश बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक सैंगर वाज द वन जिन्होंने जो था वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो था वो डिटरमाइन किया, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक साइंटिस्ट जिन्हें जो था वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के अंदर नोबेल प्राइजेस जो है वो मिले। फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को शो किया था कि फर्स्ट टाइम पे कि हमारे पास जो इंसुलिन का हार्मोन होता है उसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं जो कि आपस में सल्फाइड बाउंड से जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। फिर उसके बाद 1956 के अंदर वर्नम इंग्राम ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसके अंदर जो नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है उसके अंदर एक पॉइंट म्यूटेशन होती है, विच मीन्स कि उनके पास जो अमीनो एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन, और उस वैलिन के आने की वजह से जो आपका नॉर्मल सिकल सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है, वो अपॉन सफोकेशन इन्फ्लेट हो जाता है और वो पेशेंट के अंदर सिकल सेल एनीमिया जैसी डिजीज को कॉज करता है। तो ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने जो था वो पॉइंट म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट डीएनए के अंदर जो था वो पब्लिक के सामने लेकर आए थे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल डॉगमा की। सेंट्रल डॉगमा बेसिकली ये वो एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से एक डीएनए एक प्रोटीन बना सकती है। इफ़ यू ऑल रिमेंबर तो सेंट्रल डॉगमा के अंदर 3 फेजेस होती है। पहले फेज को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आरएनए क्रिएट होता है फ्रॉम द डीएनए। अगर आप देखो तो डीएनए को इमेजिन करो एक बल्कि बुक को, क्योंकि डीएनए जो होता है वो एक होल बुक होती है और आरएनए को एक चिट ऑफ पेपर पे, यानी कि डीएनए में से एक सर्टेन रीजन जिसने एक सर्टेन जीन को इनकोड करा होता है वो ओपन होती है और उसके अंदर जो होता है वो आपका डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होता है। फिर अगेन डीएनए जो है वो की ट्रांसक्रिप्शन वो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन साइंटिस्ट अपनी ईज के लिए से 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, इनिशिएशन, इलोगेशन एंड टर्मिनेशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक कोड की। अगर आप देखो तो हमारे पास एक माउस से लेकर एक एलिफेंट के डीएनए को अगर हम कंपेयर करें तो वो क्रिएट होता है फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड। अब साइंटिस्ट के लिए ये चीज़ समझना मुश्किल थी कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट कर सकता है इनटू प्रोटीन्स। तो देन दे स्टडी द कोड एंड दे केम
टू फाइंड द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोडॉन बेसिकली ये 64 कोडॉन्स होते हैं और हर एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ट्रांसलेट कर रहा होता है। और ये कोडॉन जो होता है ये यूनिवर्सल है, विच मीन्स कि अगर मैं एक माउस के डीएनए को भी स्टडी करूँगी तो उसके अंदर भी जो कोडॉन मिथियोनिन को ट्रांसलेट कर रहा है वो मिथियोनिन को ही ट्रांसलेट करेगा ह्यूमन के अंदर भी, एलिफेंट के अंदर भी और इवन बैक्टीरिया के अंदर भी। फिर उसके बाद जब ये मैसेंजर आरएनए जो क्रिएट होता है उससे जब आरएन प्रोटीन्स बनती है, उस प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे कोड जो है वो डिकोड होकर कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू प्रोटीन। सो दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। अब ट्रांसलेशन को हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। उनमें पहले फेज में हम लोग अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं। अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि ट्रांसफर आरएनए के साथ हम एक उसका पर्टिकुलर अमीनो एसिड को अटैच करवा देंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इनिशिएशन कम्प्लेक्स की। इनिशिएशन कम्प्लेक्स आप इस तरह से देखो कि लेट्स सपोज करें कि ये मेरा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जैसे ही राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होगा तो उसके अटैचमेंट से सर्टन प्रोटीन्स जो होंगे वो आपके एंजाइम्स जो है एक्टिवेट होंगे और वो एंजाइम आपके लार्ज सब यूनिट के उसके ऊपर जाकर अटैच करवा देंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स का बनना हमारे पास इनिशिएशन है। फिर उसके बाद हमारे पास पॉलीपेप्टाइड इनलोंगेशन होते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो नॉर्मल प्रोटीन की चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो सिंथेसाइज होती है फ्रॉम द राइबोसोम। और फिर जब ये आपका मैसेंजर आरएनए कंप्लीटली डिकोड हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है, तो इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस स्टॉप होता है और इस स्टॉपिंग प्रोसेस को हम लोग टर्मिनेशन का नाम देते हैं। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं म्यूटेशन की। आपने कभी किसी मूवी में देखा है कि अगर एक हीरो जो होता है वो एक्सपोज होता है किसी एक्स रेज रेडिएशन से, या इवन अगर उसे एक स्पाइडर काट लेता है तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसी म्यूटेशन होती है जो कि इसे एक सुपर ह्यूमन बीइंग बना देता है। सो दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन एक वो डैमेज होता है जिसकी वजह से आपके डीएनए के जेनेटिक मटीरियल जो होता है वो चेंज हो जाता है। जो केमिकल्स, जो बायोलॉजिकल रीजंस डीएनए के मटेरियल को चेंज करती है उसको हम लोग म्यूटाजेंस कहते हैं, और जो सेल्स के अंदर डीएनए मटेरियल चेंज होता है उसको हम लोग म्यूटेंट कहते हैं। अब जो म्यूटेंट्स होते हैं उनके बनाने के हमारे पास कई प्रोसेस, कई सोर्सेज होते हैं। उनमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेडिएशंस की, कि हमारे पास जो एक्स रेज होती हैं, गैमा रेज होती है, अल्फा रेज होती है, अगर वो रेडिएशंस आपकी बॉडी पे फॉल करेंगी तो आपके जो सेल्स उन रेडिएशन से एक्सपोज होंगे उन सेल्स का डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू म्यूटाजेनिक डीएनए यानी कि म्यूटेंट सेल। फिर उसके बाद समटाइम हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनमें मस्टर्ड गैस है, नाइट्रस गैस है, इवन आपकी जो टिन फूड होती है उसके अंदर जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो भी आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो सेल्स की म्यूटेशन का फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर एंड में हमारे पास आते हैं बायोलॉजिकल म्यूटेशन। बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस एज द नेम शो कि ये बेसिकली हमारे पास वो वायरसेस एंड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे नॉर्मल डीएनए को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू म्यूटेंट डीएनए। अब ये जो म्यूटेशन होती है ये हमारे पास क्रोमोसोमल लेवल पे भी होती है और पॉइंट लेवल पे भी होती है। क्रोमोसोमल लेवल पे जब म्यूटेशन होती है तो इस डिजीज को हम लोग क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अगर आप इस डिजीज में देखें तो हमारे पास जो 46th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके अंदर 3 क्रोमोसोम्स की कॉपीज है इंस्टेड ऑफ 1, तो इसके अंदर हमारे पास एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा होता है। अब जब ये एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा होता है तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इसके पेशेंट के पास 2 X और एक Y है। इस Y की वजह से ये पेशेंट कहने को तो मेल होगा, लेकिन उसके पास 2 X क्रोमोसोम होने की वजह से उसके अंदर कुछ फीमेल कैरेक्टर्स भी जो हैं वो आ जाएंगे, और वो फीमेल कैरेक्टर्स जो होंगे वो हाफ मेल और हाफ फीमेल जो है वो उस बंदे को क्रिएट कर देंगे। देन हमारे पास एक दूसरा सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इस केस में हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम की कॉपी है वो उसमें 2 क्रोमोसोम की बजाय एक क्रोमोसोम है, यानी कि 1 क्रोमोसोम इज मिसिंग। इसकी वजह से जो फीमेल्स क्रिएट होती हैं वो फीमेल्स जो होती हैं मोस्टली स्टीराइल होती हैं और उनके अंदर भी जो होता है वो सर्टेन डिजीजेस आ जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मिसिंग ऑफ 1 क्रोमोसोम। देन हम बात करते हैं जीन या पॉइंट म्यूटेशन की। इसमें जब हमने पिछली म्यूटेशन से पढ़ा तो इसमें एक क्रोमोसोम के एडिशन या एक क्रोमोसोम के मिसिंग होने की वजह से एक पर्सन के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस केस में आपके पास पूरे डीएनए, पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो होते हैं, लेकिन उन क्रोमोसोम में किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसी और न्यूक्लियोटाइड से। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड की रिप्लेसमेंट है किसी और न्यूक्लियोटाइड से, ये जो है ये सर्टेन एक डिफरेंट अमीनो एसिड सिंथेसाइज करती है। वो डिफरेंट अमीनो एसिड जो होता है वो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को जो होता है वो डिस्टर्ब कर देता है। जैसे अगर आपने कोडिंग के वर्ड से फेमिलियर हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जब हम कोडिंग करते हैं तो उसमें एक सिंगल एरर पूरे सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जीन या पॉइंट म्यूटेशन में एक सिंगल
न्यूक्लियोटाइड की रिप्लेसमेंट जो होती है वो पूरे अमीनो एसिड को डिस्टर्ब कर देती है। अमीनो एसिड को जब डिस्टर्ब करती है तो पूरे प्रोटीन का स्ट्रक्चर डैमेज कर देती है। तो उस वजह से हमारे पास दो डिजीजेस आते हैं। एक होती है सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन एसएस डिजीज भी कहते हैं। इसमें जो हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन सेल होता है, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड होता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में वो रिप्लेस हो जाता है फ्रॉम द वेलिन, और वेलिन अमीनो एसिड की वजह से ये सिकल सेल जो होता है वो एक एस शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है, और उस वजह से जो पेशेंट होता है उसके अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो नहीं होता। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डिजीज की, जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर हमारे पास वो एंजाइम मिसिंग होता है जो कि फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानीन को इनटू ट्रिप्टोफैन। तो ये जो एंजाइम के मिसिंग होने की वजह से जो पेशेंट होता है वो सफर करता है फ्रॉम द डिजीज नेम्ड एज फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके साथ ही हमारी इस चैप्टर की समरी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.